नमस्कार विद्यार्थियों, डीसीसी द्रोण कोचिंग क्लास में मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। वर्ण विचार पर हमारी आज वर्ण विचार अध्याय पर हमारी आज 5वीं कक्षा है। पीछे की कक्षाओं में हम वर्ण विचार का विभाजन कर रहे थे। 4 प्रकार के विभाजन अब तक हम कर चुके हैं। पहला हम जाति के आधार पर कर चुके हैं, सहजाति और विजातीय। उसके बाद हम कंठ की मांसपेशियों के आधार पर कर चुके हैं, स्थिर स्वर और दृढ़ स्वर। उसके बाद हम उच्चारण व अनुनासिकता के आधार पर कर चुके हैं, सानुनासिक और निरनुनासिक। और उसके बाद हमने कर लिया था मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के कर लिए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर व प्लुत स्वर। अब हमारा सेकंड लास्ट विभाजन स्वरों का 5वां विभाजन है। वो है स्वरों का 5वां विभाजन है वर्ग, संरचना व उत्पत्ति के आधार पर। वर्ग, संरचना व उत्पत्ति के आधार पर स्वर हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। वर्ग, संरचना व उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वो होगा अभ्यंतर स्वर। वर्ग, संरचना और उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा ह्रस्व स्वर और दूसरा होगा हमारा संधि स्वर। वर्ग, संरचना और उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के ह्रस्व स्वर और संधि स्वर। ह्रस्व स्वर हम पीछे कर चुके, वही विभाजन है, उसी प्रकार करना है। बस अंतर क्या है, वहां पर तो मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर था और यहाँ है वर्ग, संरचना और उत्पत्ति के आधार पर। ह्रस्व स्वर हम पीछे कर चुके, वही बात है। ह्रस्व स्वर के अंदर कौन सी बात है? पहली बात ये ह्रस्व स्वर की पहली बात, ये मूल स्वर तथा मुख्य स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर तथा मुख्य स्वर कहलाते हैं। पहली बात मूल स्वर तथा मुख्य स्वर कहलाते हैं, हम पीछे भी कर चुके हैं ये बात। उसके बाद दूसरी बात, इनकी मात्रा ह्रस्व यानी एक होती है, इनकी मात्रा एक होती है। तीसरी बात, मात्रा एक होती है। उच्चारण में इनका उच्चारण करने में उच्चारण में कम समय यानी सामान्य समय लगता है। सामान्य समय लगता है, ये भी बात हम पीछे कर चुके। सामान्य समय लगता है यानी कम समय लगता है। मूल स्वर मुख्य स्वर भी कहलाते हैं। इनकी मात्रा ह्रस्व यानी एक होती है। इनकी संख्या पूछे, संख्या 4 नंबर बात, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी है? ए, ई, उ और री। इतनी बात हम पीछे भी कर चुके। मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर हमने किए थे 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसी प्रकार का विभाजन ये है। किसके आधार पर? वर्ग, संरचना और उत्पत्ति के आधार पर सेम उसी प्रकार का विभाजन है, लेकिन यहां अंतर हो जाएगा। तो संधि स्वर की एक बात क्या लिखनी है हमें? संधि स्वर ये ह्रस्व स्वरों की सहायता से बनते हैं। और दूसरी बात ये मतलब संधि स्वर ये 2 प्रकार के होते हैं। यहां ध्यान रखना, 2 प्रकार के होते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात आई है, ये 2 प्रकार के होती है। अब क्या हो गया हमारे पास? देखो कि वर्ग, संरचना और उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार ह्रस्व स्वर और दूसरा संधि स्वर। ह्रस्व स्वर तो वही स्थिति है जो ह्रस्व की होती है, और संधि स्वर है इसके 2 और उपविभाग है, उपविभाजन है 2 और। संधि स्वर के 2 और उपविभाजन है। पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर, और दूसरा है संयुक्त स्वर। ये 2 विभाजन और हैं।
दो विभाजन और हैं। किसके हैं? संधि सौर के दो विभाजन कर दिए गए हैं। किसके आधार पर? वर्ग संरचना और उत्पत्ति के आधार पर। अब हम संधि सौर की दो बातें कर चुके। कौन कौन सी? ये हर्षो सौरों की सहायता से बनते हैं। हर्षो सौर है, इन सौरों की सहायता ली जाती है। किसमें? संधि सौरों में। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार दीर्घ सौर और दूसरा संयुक्त सौर। तो अब मैं पहला प्रकार यानी दीर्घ सौर कर रहा हूं। किसका पहला प्रकार? किसका पहला प्रकार? संधि सौरों का पहला प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ए में कौन सा होगा? दीर्घ सौर। और ब में कौन सा होगा? संयुक्त सौर। दीर्घ सौर और संयुक्त सौर। तो दीर्घ सौर है वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा आ, एक ई और एक ओ। ये तीन तो क्या कहलाएंगे? दीर्घ कहलाएंगे। पिछले विभाजन में 7 दीर्घ थे, ठीक है 7 दीर्घ होते हैं, लेकिन अगर वर्ग संरचना और उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ सौर पूछे तो केवल 3 बताने हैं। कौन कौन से? आ किस प्रकार बना है? हर्षो सौरों की सहायता ली जाती है। ए प्लस ए से क्या बन गया? आ। हर्षो सौरों की सहायता ली जाती है। ई प्लस ई से क्या बन गया? ई। और ओ प्लस ओ से क्या बन गया? बड़ा ओ। पहला प्रकार संधि सौरों का पहला प्रकार कौन सा? दीर्घ सौर। 3। उसके बाद क्या है? संयुक्त सौर। संयुक्त सौर में क्या है? ए प्लस ई से क्या बनेगा? ए। ये 4 संयुक्त सौर हैं। 4 कौन से हैं? संयुक्त सौर। ए प्लस ई से क्या बन गया? ए। तो ए प्लस इस ए को यहां ले आओ, इस ए को यहां ले आओ, क्या बन गया? आई। और ए प्लस ओ से क्या बन गया? ओ। अब इस ओ को यहां ले आओ, ओ को यहां ले आए, ए प्लस ओ बराबर ओ। ये 4 क्या कहलाएंगे? संयुक्त सौर। ये 4 क्या कहलाएंगे? संयुक्त सौर। अब इनके उपनाम भी है, इन चारों के उपनाम भी है। उपनाम है तो इनको क्या बोलते हैं? एक तो इनका नाम है संध्या सौर। संधि सौर नहीं, संध्या सौर। एक नाम तो इनका क्या है? संध्या सौर। और एक नाम है इनका विसर्प। किनके हैं? इन चारों के। इन चारों का उपनाम क्या है? एक तो संध्या सौर। इन चारों को क्या कहते हैं? एक तो संध्या सौर और एक क्या कहते हैं? विसर्प। अब बहुत बार कंपटीशन में विसर्प की परिभाषा पूछी जाती है। विसर्प किसे कहते हैं? विसर्प किसे कहते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? ये बात आ गई। किसे कहते हैं यानी परिभाषा बताइए विसर्प की। कौन कौन से हो गए? इसमें तो ये 4 आ गए। संयुक्त सौर भी बोलते हैं, संध्या सौर भी बोलते हैं और विसर्प बोलते हैं। इन चारों के नाम आ गए। किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हो जाएगी विसर्प यानी विशेष सर्प। जिन सौरों के उच्चारण में जीभ सरकती है, इस प्रकार भी बोल सकते हैं या इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जीभ सर्प की भांति व्यवहार करती है। जीभ सर्प की भांति व्यवहार करती है या जीभ सरकती है। क्या लिखेंगे? जिन सौरों के उच्चारण में जीभ सरकती है, अर्थात जीभ है वो सर्प की भांति व्यवहार करती है, इसलिए इन्हें विसर्प कहा जाता है। इन सौरों के उच्चारण में जीभ सरकती है यानी सर्प की भांति व्यवहार करती है, तो इनको विसर्प कहा जाता है। ये क्या होगी? वर्ग संरचना और उत्पत्ति के आधार पर 5वां प्रकार, 5वां विभाजन। किसका? सौरों का। व्यंजनों का बाद में करेंगे, पहले सौर चल रहे हैं हमारे। वर्ण का पहला प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं सौर और व्यंजन। तो सौर है उनका विभाजन चल रहा है। 5वां प्रकार का विभाजन हमने कर लिया। 5वां प्रकार का विभाजन ये रहे। कितने प्रकार का होता है? वर्ग संरचना और उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का। कौन कौन सा? मुख्य सौर बोल सकते हैं, मूल सौर बोल सकते हैं और हर्षो सौर बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा संधि सौर। संधि सौर 2 प्रकार के पुनः होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ सौर और संयुक्त सौर। दीर्घ सौर है कितने होते हैं? 3 और संयुक्त सौर कितने होते हैं? 4 और संधि सौर कितने हो गए? 4 + 3 = 7। ये हो गया हमारा 5वां विभाजन। अब बहुत ही महत्वपूर्ण और छठा विभाजन पर्यतन के आधार पर। छठे विभाजन का नाम क्या है? पर्यतन के आधार पर। छठा विभाजन, अंतिम विभाजन पर्यतन के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार से पर्यतन करेंगे हम? 2 प्रकार से।
प्रयत्न मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो कितने प्रकार से प्रयत्न करता है? 2 प्रकार से प्रयत्न करता है। पहला प्रकार का प्रयत्न है उसको बोलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा प्रकार है वो है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अब यहाँ आपको पुस्तकें हैं जो बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर जो प्रचलित पुस्तकें हैं, वो क्या बताएगी? वो इनकी परिभाषा ये बताएगी कि जो अंदर के अंग प्रयत्न करते हैं वो तो अभ्यंतर प्रयत्न है, जो बाहर के अंग प्रयत्न करते हैं वो बाह्य प्रयत्न है। अंदर के अंग मतलब जीभ कर रही है, दांत कर रहे हैं, तालू कर रहा है, कंठ कर रहा है, मुंह के अंदर का भाग, वो तो क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न। और बाहर का यानी होठ कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? बाह्य प्रयत्न। ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखना, ऐसी कोई बात नहीं है। अभ्यंतर प्रयत्न किसको कहते हैं और बाह्य प्रयत्न किसको कहते हैं, ये है इसकी शुद्ध परिभाषा। क्या है इसकी शुद्ध परिभाषा? कि ए फॉर अभ्यंतर, ए फॉर आरंभ, ए फॉर अभ्यंतर, ए फॉर आरंभ, बे फॉर बाह्य, बे फॉर बाद, बे फॉर बाह्य, बे फॉर बाद। अब क्या करते हैं हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कै, मैं, ए, आ, ई, तो मेरे अनेक अंग काम कर रहे हैं शरीर के, जीभ कर रही है, दांत कर रही है, कंठ, तालू सब कर रहे हैं, होठ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस अंग ने काम किया है आरंभ में जिस अंग ने काम किया है वो तो अभ्यंतर प्रयत्न होगा। और आ को बोलने में कोई भी व्यंजन स्वर है, आ, ई, यू, इनको बोलने में जो अंत में जो अंग प्रयत्न करता है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो शुद्ध परिभाषा, आरंभ में जो प्रयत्न होगा वो तो अभ्यंतर प्रयत्न है, बाद में प्रयत्न होगा वो बाह्य प्रयत्न है। और आरंभ, जब हम किसी स्वर को बोलने में आरंभ में जो प्रयत्न करते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, और जो बाद में जो अंत में प्रयत्न करते हैं वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। ये उसकी परिभाषा हो जाएगी। क्या परिभाषा हो जाएगी? जब किसी स्वर को उच्चारण करते समय, किसी स्वर का उच्चारण करते समय हमारे शरीर के जो आरंभिक अंग कार्य करते हैं वो तो अभ्यंतर प्रयत्न है, और जो बाद में जो प्रयत्न होगा वो बाह्य प्रयत्न होगा। आरंभ का प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, बाद में किया जाने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। ये तो हो गए 2 प्रकार, किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। फिर अभ्यंतर प्रयत्न है, ये 2 प्रकार का होता है। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अगर पूछ लिया जाए प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार की होती है तो 2 उत्तर हो जाएगा। अगर पूछ लिया अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है तो भी आपका सही उत्तर हो जाएगा 2। पहला ए और दूसरा बै। ए है, ये होगा हमारा जिह्वा की क्रियाशीलता, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, और दूसरा होगा ये होगा तालु व मुखाकृति, यानी मुंह की आकृति, मुखाकृति के आधार पर। प्रयत्न 2 प्रकार के, अभ्यंतर प्रयत्न भी 2 प्रकार का। कौन कौन सा? जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर और तालु की मुखाकृति के आधार पर। उसके बाद बाह्य प्रयत्न है, ये 1 प्रकार का। बाह्य प्रयत्न है कितने प्रकार का? 1 प्रकार का। किसके आधार पर? ओष्ठों यानी होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर। मैं आपको ध्यान रखना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी। मैं आपको हिंदी की वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहा हूं। प्रयत्न के आधार पर आपको हर बुक में मिलेगी, लेकिन वास्तविक स्थिति नहीं मिलेगी। ये है इसकी वास्तविक स्थिति, मैं आपको वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। थोड़ा आराम से, धैर्य से समझ कर करो इस बात को कि प्रयत्न है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न पुनः 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। पहला, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी जीभ का कौन सा भाग काम करेगा? आगे का भाग काम करेगा, मध्य का भाग काम करेगा, या अंत का भाग काम करेगा? वो तो क्या हो जाएगा? जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। ये भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और होठ, तालु व मुखाकृति के आधार पर मुंह का आकार कैसा होगा? तो ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार। और होठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक में तो होठ गोलाकार हो जाएंगे, और एक में होठ सामान्य आकार के रहेंगे, गोलाकार हो जाएंगे, और एक में सामान्य आकार के रहेंगे। विस्तार से विवेचन अभी कर रहे हैं हम। क्या है? प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार का, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न पुनः 2 प्रकार का, जीभ के आधार पर
और तालु व मुखाकृति के आधार पर। जीभ 3 प्रकार से कार्य करेगी, तो 3, अग्र, मध्य और पश्च। और तालु है वो 4 प्रकार से कार्य करेगा, सहवर्त, अर्धसहवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। तो ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और बाह्य प्रेतन 2 प्रकार का, वर्ताकार और अवर्ताकार। जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वर्ताकार गोल गोल हो जाते हैं वो तो वर्ताकार, और सामान्य स्थिति में रहते हैं अर्थात गोल नहीं होते वो अवर्ताकार। अब मैं पहला विभाजन कर रहा हूं, कौन सा? जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर पहला विभाजन कर रहा हूं, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। अब बुक वालों ने क्या किया, ये बात हटा दी, सीधा ही कर दिया जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, तालु व मुखाकृति के आधार पर और होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, उनकी भी बात 3 प्रकार से डायरेक्ट कर दिए, लेकिन डायरेक्ट न करके हमें 3 प्रकार से करने हैं। जीवा की क्रियाशीलता तालु व मुखाकृति के आधार पर, होठों के आधार पर 3 प्रकार से ही करनी है, 3 प्रकार से ही होते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इनको खंडन किया है, इनका विभाजन किया है। क्या है कि बाह्य होगा ये, तो ये दोनों क्या होंगे? अभ्यंतर होंगे। और क्या होंगे? ये दोनों फिर प्रेतन के आधार पर होंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी मैं किसके आधार पर कर रहा हूं? अभ्यंतर प्रेतन का पहला प्रकार कर रहा हूं, अभ्यंतर प्रेतन का पहला प्रकार कर रहा हूं। पहला प्रकार क्या है? जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। प्रेतन के आधार पर 2 प्रकार के, अभ्यंतर जो आरंभ में किया जाता है और बाह्य जो बाद में प्रेतन किया जाता है। अभ्यंतर प्रेतन है वो 2 प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा है? जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। ये 3 प्रकार। अब ये जीव है, ये क्या है? जीव है ये। अब जीव में जो आगे का भाग कार्य करेगा जीव का, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का भाग कार्य करेगा वो तो क्या कहलाएगा? अग्र। बीच का भाग, मध्य का भाग कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? मध्य। और जीव का अंत भाग कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? पश्च। तो इनकी यही परिभाषा हो गई। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का भाग कार्य करता है वो तो अग्र स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य का भाग कार्य करता है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अंतिम भाग यानी पीछे का भाग कार्य करता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। अब कौन कौन से होते हैं? तो अग्र स्वर है वो होगा एक तो ई, ए, ऐ और री। मध्य में अकेला ए आएगा, ध्यान रखना। यहां बहुत सी बुकों ने साथ में आ और दे रखा है, लेकिन नहीं है, अकेला ए। और जो बच गए वो क्या होंगे? पश्च आ, फिर ई इसमें आ गए तो उ, री ऋषि आ गया, ए ऐ आ गया तो क्या है? ओ और औ। ये 11 हो गए। 5 6 और 5 11 हो गए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि अकेला है कहां पर है? यहां। अकेला है कहां पर है? मध्य स्वर में। और जिन स्वरों को लिखने में इस प्रकार की आकृति होती है, यानी 3 की आकृति होती है, वो सारे एक को छोड़कर वो 3 वाले सारे किस में आएंगे? मध्य में। ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3, ये भी 3 और ये भी 3। किसको छोड़कर? ए को छोड़कर। बाकी सारे 3 वाले वो किस में आएंगे? पश्च में। और जिन स्वरों के उच्चारण में 3 का प्रयोग नहीं होता वो क्या है? अगर। इसमें यानी बिना 3 वाले सारे के सारे किस में आएंगे? अग्र में। ये हो गया हमारा पहला प्रेतन। पहला प्रेतन मतलब पहला अभ्यंतर प्रेतन। पहला 2 प्रेतन होते हैं। पहला अभ्यंतर प्रेतन किसके आधार पर? जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। अब हमारा दूसरा अभ्यंतर प्रेतन किसके आधार पर? तालु व मुखाकृति के आधार पर। तालु व मुखाकृति के आधार पर दूसरा प्रयत्न कर रहा हूं, यानी दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न कर रहा हूं मैं। किसके आधार पर? तालु व मुखाकृति के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यानी तालु और मुख की आकृति उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहले का नाम क्या है? पहला है सहवर्त। पहला है
संवृत। दूसरा है अर्ध संवृत। पहला संवृत और संवृत के आगे क्या लगाना है? अर्ध, आधा। पहला संवृत और फिर संवृत के आगे क्या लगाना है? अर्ध संवृत। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार होगा विवृत। इसका नाम क्या है? निवृत। विवृत का दूसरा नाम भी क्या है? निवृत। और फिर चौथा हो जाएगा अर्ध। चौथा हो जाएगा अर्ध, अर्ध विवृत। यहां संवृत के आगे अर्ध लगाया था, यहां विवृत के आगे अर्ध, अर्ध विवृत, या फिर क्या होगा? अर्ध निवृत। ये 4 प्रकार के होंगे। सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है ये। हर बार कंपटीशन में जहां वर्ण विचार लगते हैं वहां हर बार इसी से पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और निवृत, यानी अर्ध विवृत और अर्ध निवृत। ये 4 प्रकार के हो गए। अब संवृत का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना, बंद होना। अब इसका अर्थ बंद होना हो गया, तो इसका अर्थ क्या हो गया? आधा बंद होना, आधा बंद होना। इसका अर्थ होता है खुलना, तो इसका भी अर्थ क्या हो गया? आधा खुलना। अब बंद होना और खुलना, क्या बंद होगा क्या खुलेगा? मुख की आकृति, मुख बंद होगा मुख खुलेगा, मुख बंद होगा और मुख ही खुलेगा। तो सबसे पहला विभाजन संवृत है, इसको मैं कर रहा हूं संवृत का। इसकी पहली बात, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में ध्यान रखना, परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए लिख कर करवा रहा हूं, वरना सीधी करवा देता मैं। इसके उच्चारण में, संवृत के उच्चारण में, इनके उच्चारण में जीवा, जीवा, इनके उच्चारण में जीवा तालु के निकट पहुंचकर मार्ग बंद कर देती है। पहली बात, इनके उच्चारण में जीवा है वो तालु के निकट पहुंचकर मार्ग बंद कर देती है। अब जीभ इस प्रकार से होती है और ये क्या करेगी? उच्चारण करते समय ऐसे हो जाएगी, यानी तालु के निकट पहुंच जाएगी। अब तालु के निकट पहुंच गया, जीभ तालु के निकट पहुंच गई, तो कंठ से जो आने वाली हवा है, हमारे फेफड़ों से जो आने वाली हवा है, उसके बीच में जीभ क्या कार्य कर रही है? रुकावट उत्पन्न कर रही है, अवरोधक का कार्य कर रही है। तो हवा है वो क्या है? मुख तक कम पहुंचेगी। हवा है वो मुख तक कम पहुंचेगी। जीभ ने हवा को पहले ही रोक दिया, अब मुख आगे रह गया, मुख तक कम पहुंचेगी, कम पहुंचेगी। तो हवा कम पहुंचेगी तो मुंह है वो हमें कम खोलना पड़ेगा। क्या है? इनके उच्चारण में जीभ है वो तालु के निकट पहुंचकर मार्ग बंद कर देती है, इसलिए कम वायु बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है। अतः कम वायु बाहर निकलती है, अतः मुख सबसे कम खुला रहता है, सबसे कम खुला रहता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। इतनी बात हो गई, सारी के सारे प्रश्न बनते हैं। इसके उच्चारण में जीभ है वो तालु के निकट पहुंच जाती है, तालु के निकट पहुंचकर मार्ग उसको बंद कर देती है। मार्ग बंद हो गया तो कम वायु बाहर निकलेगी, और वायु कम बाहर निकलेगी तो मुंह कम खोलने की आवश्यकता होगी हमें। तो इसीलिए मुख है वो सबसे कम खुला रहता है, सबसे कम खुला रहता है। अब कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ई, उ और रे। ये 5 होते हैं क्या? संवृत। दूसरा था क्या था? अर्ध संवृत। दूसरे का नाम क्या था? अर्ध संवृत। अब क्या कार्य कर रहे हैं देखो, तालु है उसके निकट तो क्या पहुंच रही है? तालु और मुखाकृति के आधार पर कर रहे हैं, तो तालु के निकट तो क्या पहुंच रही है? जीभ। तालु आ गया हमारा, तालु के निकट क्या पहुंचती है? जीभ। और फिर मुखाकृति आ गई, मुख सबसे कम खुलता है। कारण क्या है कि जीभ तालु के निकट पहुंच जाएगी तो कम वायु बाहर निकलेगी, कम वायु बाहर निकलेगी तो मुख कम खुला रहता है। यही विभाजन है दोनों का जिक्र इसमें भी आ रहा है। अब है अर्ध संवृत। इसमें मुख
यानी मुंह, संवर्त से थोड़ा, संवर्त से थोड़ा अधिक खुला रहता है। अब इसमें सबसे कम है, संवर्त में सबसे कम है, तो अर्ध संवर्त में थोड़ा अधिक खुलेगा। और इसकी संख्या अगर पूछे कौन कौन से हैं, तो ए और ओ, ए और ओ, यानी दोनों छोटे रूप हैं। किसके छोटे रूप है? ये तो ऐ का छोटा रूप है और ये औ का छोटा रूप है, तो दोनों छोटे छोटे रूप हैं। जो ऐ का छोटा रूप और औ का छोटा रूप किस में आ जाएंगे? इसमें। ये याद रखना, दोनों छोटे रूप किसके छोटे रूप? ऐ के और औ के। इसमें मुख सबसे कम खुलता है, इसमें थोड़ा अधिक खुलता है। किससे? संवर्त से थोड़ा अधिक खुलेगा। किसमें? अर्ध संवर्त में। अब बात करते हैं हम विवर्त और निवर्त की। इसमें जीवा अपनी सामान्य स्थिति में रहती है। अब जीभ की सामान्य स्थिति क्या है? ये एकदम सीधी रहती है जीभ, उसमें तो ऐसे होगी, इसमें एकदम सीधी रहती है। जीभ है वो सामान्य स्थिति में रहती है, इसलिए अधिक वायु बाहर निकलती है, अधिक वायु बाहर निकलती है। अब जीभ सामान्य स्थिति में रहेगी, अवरोधक का कार्य नहीं कर रही, तो अधिक वायु बाहर निकलेगी। अधिक वायु बाहर निकलेगी तो क्या होगा? आता है मुख सर्वाधिक खुला रहता। इसमें मुंह है वो क्या होगा? सर्वाधिक खुला रहेगा। कौन सा आएगा? तो अकेला आ आएगा। कौन सा? अकेला आ। इसमें क्या आएगा? आ। अब हमारे पास क्या होगी? सबसे कम मुख खुलेगा, इससे थोड़ा अधिक खुलेगा, और इसमें क्या खुलेगा? सर्वाधिक खुलेगा। इसमें मुख सर्वाधिक खुलेगा, तो फिर रह गया हमारा चौथा। इसकी स्थिति फिर क्या होगी? क्या होगी इसकी स्थिति? इसमें मुख यानी मुंह, इसमें मुख विवर्त यानी ये वाला विवर्त, इसमें मुख विवर्त से कम तथा। अब इसमें सर्वाधिक है, तो इसमें तो सर्वाधिक है, तो इसमें क्या होगा? विवर्त से थोड़ा कम खुलेगा, तथा इससे अर्ध संवर्त से थोड़ा अधिक, तथा अर्ध संवरित से थोड़ा अधिक खुलेगा। अब जो बच गए वो किस में आ जाएंगे? इसमें। एक तो क्या बच गया हमारे पास? ए। एक तो क्या रह गया? ए। आ गया, ई आ गई, ऊ ऋषि, ए। तो फिर क्या रह गया? एक ऐ बड़ा रूप, औ। ए ऐ औ, और क्या रह गए? 11 हो गए, यानी 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11। ये 11 हो गए हमारे तालु व मुखाकृति के आधार पर स्वर। अब यहां ध्यान रखना, एक बार पुनः बता देता हूं मैं। इसमें मुख सबसे कम खुलेगा, इसमें फिर थोड़ा अधिक खुलेगा। इसमें संवर्त से थोड़ा अधिक किसमें खुलेगा? अर्ध संवर्त में। और अर्ध संवर्त से थोड़ा अधिक किसमें खुलेगा? विवर्त, अर्ध विवर्त में। और इससे फिर थोड़ा अधिक यानी सर्वाधिक किसमें खुलेगा? इसमें सर्वाधिक, इसमें फिर थोड़ा कम, इसमें फिर थोड़ा कम, और इसमें फिर सबसे कम। ये इसका क्रम हो जाएगा। किसी भी प्रकार पूछे आपसे, घटते क्रम में पूछे या बढ़ते क्रम में पूछे, ध्यान रखना, घटते क्रम व बढ़ते क्रम में भी पूछ सकते हैं। अवरोही व आरोही क्रम में भी इनको पूछा जा सकता है। अवरोही व आरोही क्रम में इनको भी पूछा जा सकता है। सबसे कम, फिर इससे थोड़ा अधिक इसमें, और इससे थोड़ा अधिक इसमें, और सर्वाधिक इसमें। यानी सर्वाधिक इसमें, इससे थोड़ा कम इसमें, इससे थोड़ा कम इसमें, और इससे थोड़ा कम इसमें। ये इसके क्रम होंगे। ये हो गया हमारा दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार किसका? अभ्यंतर प्रयत्न का दूसरा प्रकार।
अभ्यंतर प्रयत्न का दूसरा प्रकार। प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट प्रयत्न यानी बाह्य प्रयत्न कर रहे हैं। और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का। उसका नाम क्या है? ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर बाह्य प्रयत्न। दूसरा प्रयत्न बाह्य कितने प्रकार का? एक प्रकार का। नाम क्या है उसका? ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रकार है वृत्ताकार, दूसरा प्रकार है अवृत्ताकार। वर्ताकार है, इसको बोलते हैं वृत्तमुखी, दूसरा नाम है इसका। और इसका दूसरा नाम फिर क्या हो जाएगा? अवृत्तमुखी। यानी जिन स्वरों के उच्चारण के अंदर होठ है वो गोलाकार हो जाते हैं, वो तो क्या कहलाएंगे? वर्ताकार। और जिन स्वरों के उच्चारण में होठ अपनी सामान्य स्थिति में रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? अवर्ताकार। ये इसकी परिभाषा भी हो जाएगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ है वो गोलाकार हो जाते हैं, वर्त के आकार के हो जाते हैं, वो वर्ताकार कहलाते हैं। इनको वर्तमुखी भी कहते हैं, यानी मुंह है वो वर्त के समान हो जाता है, वर्तमुखी भी कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में होठ है वो अपनी सामान्य स्थिति में रहते हैं, सामान्य स्थिति में रहते हैं, यानी गोलाकार नहीं होते, उनको अवर्ताकार या अवर्तमुखी स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। अब हमें ये तो पता ही है गोलाकार किसमें होंगे। एक तो ऊ बोलेंगे तो होठ गोल हो जाएंगे, ऊ गोल हो जाएंगे होठ। एक ऊ, एक ओ, एक औ, और एक डॉक्टर वाला ओ भी ध्यान रख लेना। ये हम पर्टिकुलर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक स्थिति बता रहा हूं मैं, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जहां ये होगा, जहां औ होगा, बिना देखे इसी को भी इसके साथ ही रख देना। जहां ये होगा वहां अपने आप ही हो जाएगा। ये तो हो गए वर्ताकार, जिसमें ये चार तो मुख्य है। और ये क्या है? क्या नाम है इसका? गर्हित स्वर। इसका हमने निर्माण घर पर ही कर लिया, इसलिए इसको गर्हित स्वर कहते हैं। हिंदी में नहीं है, ये मूल भाषा में नहीं है, इसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर लिया, घर पर ही बना लिया, तो इसको हम गर्हित स्वर बोलते हैं। ये तो हो गए वर्ताकार। और फिर जो भी बच गए पीछे, ए, आ, ई, री, ए और आई, ये क्या हो गए? 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 पूरे हो गए। ये तो वर्ताकार है। और ये फिर क्या है? अवर्ताकार। ये क्या है? अवर्ताकार। जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं वो वर्ताकार, गोलाकार नहीं होते वो अवर्ताकार। ये हमारे स्वर का हम पहला, वर्णों का पहला प्रकार स्वर। दूसरा प्रकार व्यंजन। स्वरों की हमने परिभाषा कर ली, उनकी संख्या कर ली और उनका विभाजन भी कर लिया। ये 6 प्रकार से विभाजन रहेंगे हमारे। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। पहला हमने किया था जाति के आधार पर, दूसरा हमने किया था कंठ की मांसपेशियों के आधार पर, तीसरा हमने किया था उच्चारण या अनुनासिकता के आधार पर, चौथा हमने किया था मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर, पांचवा हमने किया था वर्ग संरचना और उत्पत्ति के आधार पर, और छठा हमने ये कर लिया किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न पुनः 2 प्रकार का, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर और तालु व मुखाकृति के आधार पर। बाह्य प्रयत्न 1 प्रकार का, किसके आधार पर? किसके आधार पर? होठों के आधार पर, वर्ताकार और अवर्ताकार। ये हमारा स्वरों का विभाजन समाप्त हो गया। स्वरों का विभाजन समाप्त हो गया। हम ये कह सकते हैं अब कि वर्णों का पहला प्रकार स्वर है वो हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वर्णों का दूसरा प्रकार व्यंजन है उसका अध्ययन करेंगे, यानी व्यंजन की परिभाषा करेंगे। उसके बाद व्यंजनों को कितने प्रकार से बांटा गया है वो करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसा कि आपको विदित है कि इस YouTube चैनल DCC द्रोण कोचिंग क्लासेज में आपको बहुत विस्तार से रियल वास्तविक हिंदी करवाई जाती है, तो आप कंफ्यूज मत होना। वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहा हूं मैं आपको, और यही इसकी वास्तविक स्थिति होगी। जैसे अब हमें पता है कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो टफ हो रहा है, परिवर्तन कर रहे हैं परीक्षा के पैटर्न में, तो इस प्रकार की जानकारी रखना अति आवश्यक है। ये न हो कि हमने वर्ण विचार पूरा किया,
हर बात हमें याद है, लेकिन हमने गहन अध्ययन नहीं किया और हमारा प्रश्न गलत हो गया। पूरा तैयार करके प्रश्न गलत कराने से अच्छा है कि थोड़ा और तैयार करके प्रश्न सही करवा लो। तो ये प्रयत्न के आधार पर हमने छठा विभाजन है स्वरों का वो कर लिया। स्वर इतने ही प्रकार से बांटे गए हैं, 6 प्रकार से बांटे गए हैं। छौ का छौ, छौ के 6 प्रकार हमने विस्तार पूर्वक कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन करेंगे, व्यंजनों की परिभाषा, उनकी संख्या से संबंधित प्रश्न और उनके विभाजन करेंगे। उसके बाद हम उच्चारण स्थान करेंगे और जैसे ही हम उच्चारण स्थान पूर्ण कर लेंगे उसके बाद हमें वर्णों से संबंधित विशेष तथ्य करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी बातें भी आपके सामने आएगी जिनसे आप अपने जीवन में, अब तक के जीवन में आप प्रथम बार रूबरू होंगे। वर्णों के विशेष तथ्य करेंगे और जैसे ही हम वर्णों के विशेष तथ्य कर लेंगे वैसे ही हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण हो जाएगा। पहला अध्याय हमने भाषा कर चुकी, भाषा है उसका अध्ययन कर चुके, वहां उसके भाषा की 4 क्लासें उपलब्ध है। उसके बाद हम दूसरा अध्याय वर्ण विचार कर रहे हैं। वर्ण विचार पूर्ण होते ही हमारा तीसरा अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय सरस्वती माँ, नमस्कार, जय हिंद।